नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने देर रात ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने तकरीबन 15,000 हड़ताली डॉक्टरों पर एस्मा लगा दिया था, क्योंकि सरकार की तरफ से सभी 24 मांगे मानने के बावजूद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म नहीं की थी। दिल्ली सरकार के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब हड़ताल की वजह से चिकित्सा सेवाएं इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और मरीजों को परेशानी हुई है। इस बीच डॉक्टरों की हड़ताल के चलते सैकड़ों मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जहां दर्द से बेहाल ये मरीज इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर दिखे। IBN 7 के ऑपरेशन काला पानी के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने पानी के टैंकरों की कालाबाजारी से इनकार कर दिया है। IBN 7 से खास बातचीत में दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन कपिल मिश्रा ने कहा कि जल बोर्ड के टैंकरों में GPS लगाए, इसलिए उनसे पानी चोरी नहीं की जा सकती। IBN 7 ने आपको दिखाया था कि जहां दिल्ली की आम जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है, वहीं टैंकर माफिया मोटी कमाई कर रहे हैं। सरकार की नाक के नीचे जल बोर्ड के टैंकर पानी लेकर निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। अपनी पड़ताल में IBN 7 ने पाया कि जल बोर्ड के पंपिंग दफ्तर देवली से टैंकर निकलता तो है, मगर वहां पहुंचता नहीं है। दिल्ली के बेहद पॉश ग्रेटर कैलाश जल बोर्ड का 5,000 लीटर पानी का टैंकर एक शख्स 1100 रुपए में बेचने को तैयार था। वहीं IBN 7 की पड़ताल में पानी का डॉक्टर भी सामने आया है। देवली में उसकी क्लिनिक पर भी यहां पर पानी खरीदा जा सकता है। बातचीत में यह पता चला है कि पानी के इस डॉक्टर ने अपने घर में 30,000 लीटर का एक टैंक बनवाया हुआ है और जरूरत पड़ने पर यहीं से छोटी छोटी किश्तों में बाहर बेचा जाता है सरकारी पानी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली जल बोर्ड में स्टेनलेस स्टील पानी के टैंकर खरीद में 400 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। दिल्ली सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि यह मामला 2012-13 का है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जल बोर्ड के अध्यक्ष थीं और चौधरी मतीन अहमद उपाध्यक्ष। दिल्ली में बीजेपी विधायक OP शर्मा ने CM केजरीवाल पर आरोप लगाया कि केजरीवाल की दिल्ली की नागरिकता को लेकर जितेंद्र सिंह तोमर ने फर्जी कागजात बनाए थे, इसलिए तोमर को लेकर केजरीवाल का रुख थोड़ा नरम है। बीजेपी का आरोप है कि तोमर ने केजरीवाल को धोखा नहीं दिया, बल्कि खुद केजरीवाल भी इस धोखे में शामिल हैं। केजरीवाल ने तोमर मामले पर दिल्ली विधानसभा में कहा कि उन्हें गलत जानकारी दी गई थी, उन्हें अंधेरे में रखा गया था, जिसके बाद तोमर मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। सत्र शुरू होते ही बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जितेंद्र तोमर मामले पर सफाई मांगी। कहा कि जिन तोमर को उन्होंने क्लीन चिट दी थी, उन पर अब उनका क्या कहना है। इस पर CM केजरीवाल के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए वेल में आकर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख मार्शलों ने ओम प्रकाश शर्मा को सदन से बाहर निकाल दिया, जबकि विजेंद्र गुप्ता और जगदीश प्रधान वेल में बैठे रहे। नौबत यहां तक आ गई कि 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को ललित गेट में फंसी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की CM वसुंधरा राजे पर कार्रवाई की चुनौती दी है। दिल्ली विधानसभा में फर्जी डिग्री मामले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने जिस तरह फर्जी डिग्री मामले में अपने कानून मंत्री जितेंद्र तोमर पर कार्रवाई की, मोदी भी ऐसा करके दिखाएं। केजरीवाल ने कहा कि मैं PM से कहना चाहता हूं कि जिस तरह मुझसे झूठ बोला गया, मुझे लगता है कि उनके कुछ मंत्री भी ऐसा ही कर रहे हैं। उन्हें वही करना चाहिए जो मैंने किया। केजरीवाल की इस टिप्पणी पर बीजेपी के 3 विधायकों ने जमकर हंगामा किया और सभी 70 विधायकों की डिग्रियां चेक करने की मांग कर डाली। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े को महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने क्लीन चिट दे दी है। फडणवीस ने कहा कि तावड़े ने अपने हलफनामे में कोई जानकारी गलत नहीं दी है, इसलिए उन्हें हटाने का सवाल नहीं उठता। यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हुई, इसमें तावड़े की गलती नहीं है। आपको बता दें, अपनी इंजीनियरिंग डिग्री की वजह से तावड़े विवादों में थे। ललित मोदी विवाद में बीजेपी सांसद और पूर्व गृह सचिव RK सिंह ने बिना नाम लिए वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज पर हमला बोला। सिंह ने ललित मोदी को भगोड़ा बताते हुए कहा कि उनकी मदद करना या उनसे मिलना गुनाह है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ललित मोदी से लेन देन के मामले में वसुंधरा राजे के बेटे और बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। जेटली ने कहा इस मामले में उनके पहले के बयान को गलत तरीके से समझा गया है। जेटली ने यह भी कहा कि दुष्यंत के मामले में संबंधित एजेंसियां अपना काम करेंगी। पिछले दिनों खुलासा हुआ था कि IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने दुष्यंत की कंपनी में 11 करोड़ 63 लाख रुपए डाले थे।
खुलासे के बाद 21 जून को जेटली ने कहा था कि ये दो लोगों के बीच व्यक्तिगत लेन देन का मामला है। जेटली के इस बयान को दुष्यंत के लिए क्लीन चिट के तौर पर देखा गया था। झारखंड में 24 घंटे के बंद के दौरान नक्सलियों ने लातेहार में धमाके के जरिए रेलवे लाइन उड़ा दी। इस वजह से पलामू एक्सप्रेस की 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 100 की तादाद में नक्सलियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि इसमें किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इसके बाद पीछे से भेजी गई राहत ट्रेन के रूट की पटरियां भी उड़ा दी गईं। बता दें कि नक्सलियों ने 9 जून को पलामू में अपने साथियों के पुलिस कार्रवाई में मारे गिराए जाने में विरोध में बिहार और झारखंड में 24 घंटे का बंद बुलाया था। 26/11 के गुनहगार लखवी को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चीन के रवैये पर भारत ने कड़ा एतराज जताया। पीएम मोदी ने चीन के रुख पर नाराजगी जताते हुए चीन के शीर्ष नेताओं के साथ इस मुद्दे को उठाया। दरअसल भारत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई को यूएन के प्रावधानों का उल्लंघन बताया था और यूएन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। यूएन सैंक्शंस कमेटी ने भारत के अनुरोध पर 26/11 मुकदमे में लखवी की रिहाई पर पाकिस्तान से जवाब मांगा था, लेकिन चीन ने इस कदम को इस आधार पर रोक दिया कि भारत ने इस मामले में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। चीन के इस कदम को पाकिस्तान की मदद के रूप में देखा जा रहा है। 9 अप्रैल को पाकिस्तान की एक अदालत ने लखवी को रिहा कर दिया था, जिसका भारत ने विरोध किया था और यूएन में इसकी शिकायत की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगा और सूर्य नमस्कार के विरोध का फैसला किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एनडीए सरकार द्वारा योग, सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम के प्रचार पर जोर देने की भी आलोचना की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने मुस्लिम संगठनों और इमामों को लेटर लिखकर कहा है कि इस्लाम और इसकी शिक्षाओं पर हो रहे हमलों को लेकर सचेत रहें। इसमें कहा गया है कि ये सब चीजें ब्राह्मण धर्म से जुड़ी हैं और इस्लाम की मान्यता और विचारधारा के खिलाफ हैं। रहमानी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग डे करने पर कहा कि 21 जून को ही ये कार्यक्रम इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन संघ के प्रथम सरसंघचालक की पुण्यतिथि होती है। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने नया विवाद खड़ा करते हुए कहा है कि योग का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये योग का विरोध करने पर वीएचपी के नेता की तरफ से टिप्पणी आई है। वहीं साध्वी प्राची के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम धर्मगुरु खालिद फिरंगी महली ने इस तरह के बयान देने वाले लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा कहा है। साध्वी प्राची ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भी नहीं बख्शा और कहा कि विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए आयोजन किया गया था। वो किसी नेता की बेटी की शादी नहीं थी कि उसके लिए न्योता भेजने की जरूरत होती उपराष्ट्रपति को। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नजरिए को गलत बताया है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एहतियात बरतने की सलाह देते हुए कहा कि बीजेपी चाहती है कि मुसलमान ऐसे मामलों में रिएक्ट करें। संसद भवन की कैंटीन में खाने पीने पर बीते साल 14 करोड़ रुपए से ज्यादा और पिछले 5 साल में 60 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी गई। ये खुलासा सुभाष अग्रवाल की दाखिल की गई आरटीआई से हुआ। बता दें कि संसद भवन परिसर के करीब आधा दर्जन कैंटीन का संचालन उत्तर रेलवे करती है। सब्सिडी का पैसा लोकसभा सचिवालय की तरफ से दिया जाता है, जहां साल दर साल सब्सिडी बढ़ती जा रही है। संसद की कैंटीन में दाल फ्राई 4 रुपए, सब्जी 5 रुपए, मसाला डोसा 6 रुपए और ये सब दिया जाता है। सवाल उठ रहे हैं कि जब सांसदों को भत्ते में तमाम सुविधाएं दी जाती हैं तो जनता के पैसे से उन्हें खाने में सब्सिडी देने की क्या जरूरत है। इसे वापस लेने की मांग हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत में कहा कि सरकार बिहार को स्पेशल पैकेज देने के बारे में सोच रही है और जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जेटली ने कहा कि बिहार में काफी विकास की संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार उसके लिए बिहार की मदद करेगी। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आपको पता है तो यहां ले आइए। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब इस बारे में बात की गई उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में उनके खिलाफ कोलकाता के जोरासिंको पुलिस स्टेशन में और 24 परगना के बशीरहाट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी के मुताबिक अगर अभिषेक पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि उत्तर 24 परगना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने कहा था कि बंगाल के खिलाफ आंख उठाने वालों की आंखें निकालकर सड़क पर फेंक देंगे। साथ ही उन्होंने लोगों के हाथ काटने की भी बात कही थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बरी करने के खिलाफ
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कर्नाटक सरकार के मुताबिक जया को बरी करने के कानून की हार हुई है, इसलिए कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और उनकी सदस्यता को रद्द रखा जाए। उधर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कर्नाटक सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। गौरतलब है 11 मई के फैसले में जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रिलायंस जियो पर भरोसा जताया है। मंगलवार को सीएम अखिलेश ने यूपी में मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के लिए रिलायंस जियो को कमान सौंपी है। रिलायंस जियो धार्मिक, ऐतिहासिक और अहम पर्यटक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराएगा। इन स्थलों में इमामबाड़ा, लोहिया पार्क, काशी विश्वनाथ मंदिर, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, दुधवा नेशनल पार्क में सैलानी मुफ्त वाईफाई की सुविधा ले सकेंगे। केंद्र सरकार की सबसे अहम योजना में शुमार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर IBN 7 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। इसके मुताबिक शहरी विकास मंत्रालय ने हर राज्य के लिए स्मार्ट सिटी की संख्या तय कर दी है। कुल 100 स्मार्ट सिटी में से सबसे ज्यादा 13 स्मार्ट सिटी यूपी में होंगे। इसके बाद तमिलनाडु में 12 और महाराष्ट्र में 10 और मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी होंगे। गुजरात, कर्नाटक में 6 और राजस्थान, बंगाल में 4 स्मार्ट सिटी होंगे। चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार के साथ आंध्र प्रदेश और पंजाब को 3-3 स्मार्ट सिटी की सौगात मिली है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून को करेंगे। मुंबई के जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी गुजरात से केमिकल लाकर मुंबई में अवैध शराब बनाता था। मालवणी मामले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। पुलिस ने इस मामले को लेकर अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपियों ने पीड़ितों को शराब की जगह खतरनाक केमिकल मिला हुआ पानी दिया था। उधर महाराष्ट्र कैबिनेट ने पूरे मामले पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। मकोका लगाने पर चर्चा की जा रही है। उधर मलाड में भी जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। बारिश से बेहाल मुंबई को मंगलवार को हाई टाइड का सामना करना पड़ा। समंदर में करीब 12 फुट ऊंची लहरें उठी। भयंकर लहरों को देखते हुए बीएमसी ने मरीन ड्राइव खाली करा लिया। सुबह से ही मुंबई के दादर, बांद्रा समेत कई इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश होती रही, जिसकी वजह से मिलान सबवे, हिंदमाता, साइन, जोगेश्वरी में सड़कों पर पानी जमा हो गया। जल भराव की वजह से यातायात में खासी दिक्कतें आईं। तेज बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें 30 मिनट की देरी से चली। बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई और 5 फ्लाइट्स को लैंडिंग की इजाजत भी नहीं दी गई। यूपी पुलिस ने अखिलेश सरकार में मंत्री और गद्दावर सपा नेता आजम खान के भैंस चुराने के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस 1.5 साल बाद आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर पाई। आपको बता दें, आजम खान की भैंस चोरी होने के मामले ने बड़ा तूल पकड़ा था। इसे लेकर आजम ने पूरी पुलिस को काम पर लगा दिया था। काफी भागदौड़ के बाद पुलिस ने भैंसों को बरामद कर लिया। इसे लेकर आजम की खूब आलोचना भी हुई। विपक्ष ने भी हमला बोला था। गुजरात के निकाय चुनावों में अनिवार्य वोटिंग के लिए सरकार अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। अनिवार्य वोटिंग के कानून में मतदान नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है। मतदान न करने पर 100 से लेकर 300 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा ने कंपल्सरी वोटिंग के बिल को 2008 में ही पास करा दिया था, लेकिन अब तक वो कानून की शक्ल नहीं ले पाया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने रतलाम से गुजरात एनकाउंटर में मारे गए सोहराबुद्दीन के भाई शाहनवाजुद्दीन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है शाहनवाजुद्दीन फर्जी वसीयत बनाकर एक गांव की 16 बीघा निजी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इन सभी के खिलाफ बेजा कब्जा करने के लिए जोर जबरदस्ती, जान से मारने की धमकी और आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं शाहनवाजुद्दीन ने सफाई में कहा है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार अपने पास रखे हुए थे। यूपी के मेरठ में प्रेम संबंधों के चलते एक युवक को अगवा कर कत्ल करने का मामला सामने आया। युवक का शव गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल में मिला। पहचान मिटाने के लिए शव पर तेजाब डालकर जलाने की भी कोशिश की गई है। हत्या के पीछे युवक एक युवती से प्रेम संबंध बताया जा रहा है। पुलिस ने युवती के पिता समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मृतक युवक दिल्ली का रहने वाला था और अपनी मौसी के यहाँ गया था। देहरादून में पर्यटक स्थन गुच्छु पानी में जलस्तर बढ़ने से 24 पर्यटक फंस गए हैं। पर्यटक उत्तराखंड और यूपी से आए थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी मिलने के बाद पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस ने आधा किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से करीब 2 लाख रुपए भी बरामद किए।
पुलिस के मुताबिक आरोपी तस्कर एक पार्टी के लिए उत्तरकाशी से हरियाणा अफीम की सप्लाई के लिए ले जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत 10 लाख रुपए करीब बताई जा रही है। यूपी के बदायूं में चीनी मिल कर्मचारी पिछले 2.5 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं। धरने पर बैठे मिल कर्मियों में से एक कर्मचारी की मौत हो गई है। मिलकर्मी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मिलकर्मी की मौत के बाद से हड़ताली कर्मियों में गुस्सा है। मिलकर्मियों ने मृतक का शव धरना स्थल पर रख दिया और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गोरखपुर में धर्मांतरण पर बवाल के बीच हिंदू संगठनों ने कैंट थाने का घेराव किया। हिंदू संगठनों ने यहां पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए हंगामा किया। और अंबेडकर नगर में पति पत्नी के विवाद में पुलिस ने शख्स के घर में घुसकर उसे जमकर पीटा। पुलिस वालों ने निर्दयता दिखाते हुए शख्स को नंगा कर दिया और फिर उसके मुंह में लाठी डाल दी। युवक की हालत बेहद गंभीर है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की शादी 3 महीने पहले हुई थी। यूपी के संत कबीर नगर में कोल्ड ड्रिंक में कीड़े निकले हैं। लोगों के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब कोल्ड ड्रिंक में कीड़े निकले हैं। इससे पहले भी कई बोतलों में कीड़े पाए गए हैं। कानपुर के सरकारी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल में डिलीवरी कराने आई एक महिला की गलत इंजेक्शन लगने से मौत हो गई। महिला ने सुबह बच्ची को जल दिया था, जिसके बाद जब उसे दर्द हुआ तो नर्स ने उसे इंजेक्शन लगा दिया और उसकी मौत हो गई। बिहार के पटना विश्वविद्यालय में वीसी के सचिव पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांग्लादेश के हाथों हार के बाद धोनी की आलोचना से खफा अश्विन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मेरा कप्तान मुझे मरने के लिए भी कह देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर अश्विन ने खुलकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का साथ दिया। उन्होंने कहा पूरी टीम के खराब प्रदर्शन के लिए कप्तान धोनी को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की सीरीज का आखिरी वनडे आज अमीरपुर में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। आपको बता दें कि सीरीज के शुरुआती 2 मैच जीतकर बांग्लादेश ने पहले ही सीरीज पर कब्जा कर लिया है। विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग अपनी रणजी टीम दिल्ली को छोड़ सकते हैं। खबरों के मुताबिक कई और राज्यों की रणजी टीमों की तरफ से सहवाग को लगातार ऑफर मिल रहे हैं, जिसके बाद वो दिल्ली रणजी टीम को छोड़ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न ने अमेरिका में होने वाली T20 लीग के लिए वहां के 3 बड़े बेसबॉल मैदानों को बुक किया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल में पोलैंड को 3-0 से हराया। भारत की टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है। उसने पहले मैच में फ्रांस को 3-2 से हराया था। सूरज बड़जात्या साल 1994 में रिलीज हुई अपनी सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन का सीक्वल बनाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए रणबीर कपूर को लीड रोल में लिया जा सकता है। श्रीदेवी की एक्शन ड्रामा फिल्म पुली का टीजर रिलीज हो गया है। इसमें श्रीदेवी महारानी के किरदार में नजर आ रही हैं। फिल्म फर्जी से शाहिद कपूर की जगह किसी और कलाकार को लिया जा सकता है, क्योंकि शाहिद के पास डेट्स की समस्या है। कहा जा रहा है कि अर्जुन कपूर को शाहिद की जगह लिया जा सकता है। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स घरेलू मार्केट में बॉलीवुड की 12वीं सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है। फिल्म का नेट कलेक्शन 114 करोड़ रुपए हो गया है। खास बात यह है कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स कुल 31 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी। अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर अभिनेता अरशद वारसी ने पुष्टि की है कि अब मुन्ना भाई MBBS 3 बनेगी।